हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में, गेन के बारे में, डेसिबल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ कपलिंग्स के बारे में पढ़ा। तो जो हमारा सबसे पहला टाइप है वो है आरसी कपलिंग। तो जो हमारा ये आरसी है इसका मतलब है रजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग। तो यह युग्मन की अधिकतर उपयोग में लाई जाने वाली विधि है, अर्थात इस कपलिंग का यूज अधिकतर किया जाता है। इस विधि को हम आरसी कपलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के जो कपलिंग रहती है या युग्मन रहता है, इसमें पहले स्टेज के कलेक्टर प्रतिरोध आरसी पर प्राप्त सिग्नल को हम दूसरे स्टेज को की जो बेस रहती है उसको एक युग्मन संधारित्र सीसी के द्वारा हम युग्मित अर्थात कपल करते हैं। तो जो हमारा युग्मन संधारित्र सीसी रहता है वह पहले स्टेज की डीसी वोल्टेज को दूसरे स्टेज पर पहुंचने से रोकता है, लेकिन जो एसी सिग्नल को यह पास करता है। तो इसलिए जो हमारा ये सिग्नल रहता है इसको हम इस संधारित्र को ब्लॉकिंग संधारित्र कहते हैं। तो फिगर की बात करें तो ये हमारा फिगर है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हम आरसी कपलिंग विधि का यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा कलेक्टर पे प्रतिरोध है, मतलब जो प्रतिरोध है वो उसमें क्या है आरसी है। इस पर क्या करते हैं हम सिग्नल को दूसरे स्टेज की बेस को एक युग्मित संधारित्र सीसी के द्वारा क्या है हम जो सीसी रहती है उसके द्वारा हम इसे कपल करते हैं। अर्थात जो सिग्नल यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद जो ये आरसी रहा, आरसी से हमने क्या किया, ऐसे ये दूसरे स्टेज पे हमने इसे कपल किया। तो जो हमारा युग्मन संधारित्र है सीसी, ये जो संधारित्र है ये क्या कर रहा है, पहले स्टेज की डीसी वोल्टेज को दूसरे स्टेज में पहुँचने से रोक रहा है। अर्थात जो यहाँ से ये डीसी वोल्टेज आई पहली स्टेज से, वो क्या है इस संधारित्र के जरिए पहली स्टेज में ही रुक जाती है और दूसरे स्टेज में नहीं पहुँचती। अर्थात ये हमारा जो संधारित्र रहा ये इसको ब्लॉक करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम यदि बहुत सारे सिग्नल्स को, मतलब बहुत सारे एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करेंगे और उनमें हम कपलिंग कैपेसिटर सीसी यूज करेंगे तो हम क्या है डीसी को रोक सकते हैं। और ये जो कैपेसिटर रहता है ये सिर्फ एसी को सिग्नल को ही पास करता है। तो इसलिए जो ये कैपेसिटर रहता है इसको हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। तो जो हमारा ये सीसी होता है इसे हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। और ब्लॉकिंग से अर्थ होता है जो रोकना होता है, अर्थात संधारित्र के कारण क्या है एक स्टेज की जो डीसी वाइसिंग है वो दूसरे स्टेज की को प्रभावित नहीं कर पाती। अगर हम आरसी जो युग्मित है या आरसी कपलिंग एम्पलीफायर है इसके घटकों की बात करें तो जो हमारा आरसी युग्मित प्रवर्धक है इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किया हुआ है, जिसमें कि जो विभिन्न सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होते हैं, इन सिंगल स्टेज जो रहते हैं इन सिंगल स्टेजों को जो कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से क्या किया जोड़ा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे ये एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर रहा, ये दूसरा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर रहा, तो जिसे हम क्या है कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो ये कपलिंग कैपेसिटर दोनों के बीच में कनेक्ट होता है। अर्थात जो पहला हमारा ट्रांजिस्टर रहता है सिंगल स्टेज रहता है इसके आउटपुट पर और दूसरे के इनपुट पर ये कनेक्ट होता है। तो सिंगल स्टेज जो प्रवर्धक है इसमें प्रवर्धन हेतु हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ट्रांजिस्टर को हम किस में कॉमन एमीटर मोड में संयोजित करते हैं। और सप्लाई वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है बीसीसी दी जाती है। जो बीसीसी है डीसी बाई से ये तो संयोजित की जाती है। यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस रहते हैं R1, R2 और RE, ये हमारे क्या कहलाते हैं बायसिंग प्रतिरोध कहलाते हैं। और R1 R2 प्रवर्धक को क्या है
जो एम्पलीफायर है इसको पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग प्रदान करते हैं। ये हमारे R1 और R2। तो इस तरीके से ये हमारे जो R1 R2 है ये हमारे बाइसिंग प्रदान कर रहे हैं हमारे एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस को। और जो हमारा ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग बिंदु है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग प्रदान करने के कारण जो ऑपरेटिंग बिंदु रहता है वो प्रबंधन के समय अपने आउटपुट अभिलक्षणों को क्या है एक्टिव रीजन में रखता है। कौन से रीजन में? एक्टिव रीजन में रखता है, अर्थात सक्रिय क्षेत्र में रहता है। और इस प्रकार जो इनपुट सिग्नल रहता है वह ठीक प्रकार से प्रवर्धित हो जाता है। तो जब ये ठीक प्रकार से प्रवर्धित हो जाता है तो यह प्रवर्धित होकर आउटपुट पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमें आउटपुट पर यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जब ये आउटपुट पर प्राप्त होता है तो ये हमें तो जो इसकी तरंग रहती है वो तरंग हमें क्या है ठीक इनपुट की तरह ही मिलती है। अर्थात जो हमें जब ये प्रवर्तित होकर आउटपुट पर प्राप्त होता है तो उसकी जो तरंग का आकार रहता है वह ठीक इनपुट तरंग के समान ही होता है। अर्थात तरंग के आकार में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता, अर्थात कोई भी विरूपण नहीं होता है। इस तरीके से जो हमारा RC युग्मित या RC कपल्ड एम्पलीफायर है इसमें जो है प्रत्येक 2 स्टेजों के मध्य में हम उच्च मान का संधारित्र अर्थात जो हम कपलिंग कैपेसिटर यूज करते हैं CC इसको लगाते हैं, जिसको हम युग्मन संधारित्र भी कहते हैं। यह युग्मन संधारित्र क्या करता है, एक स्टेज के AC आउटपुट को दूसरे स्टेज के AC इनपुट में मतलब एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट पर क्या करता है कपल करता है और दोनों स्टेजों की DC बाइसिंग को क्या करता है आइसोलेट कर देता है, अर्थात उन्हें कहीं पर भी क्रॉस करने नहीं देता। इसी तरीके से इसमें जो हमारा कैपेसिटर रहता है CE, तो ये CE हमारा बाईपास संधारित्र कहलाता है या बाईपास कैपेसिटर कहलाता है। यह एमीटर टर्मिनल के क्या है सारे AC घटकों को बाईपास कर देता है। तो जो ये हमारा एमीटर टर्मिनल है इसके सारे घटकों को बाईपास कर देता है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे घटकों को जो हमारे एमीटर टर्मिनल पर रहते हैं उनको बाईपास करके आगे बढ़ा देता है। यदि जो अगर हम इसमें जो कॉमन एमीटर ये मतलब ये जो CE है कैपेसिटर है इसको नहीं लगाएं तो क्या होगा, हमारा जो RE है इस पे उत्पन्न जो AC वोल्टेज है वो इनपुट AC वोल्टेज पर प्रभाव डालेगी, अर्थात ये BVE को कम कर देगी, अर्थात जो हमारी वोल्टेज है बेस एमीटर वोल्टेज उसे कम कर देगी। क्योंकि जो BVE है ये BVE जो हमारा रहता है BV इज इक्वल टू क्या होता है BV माइनस BE। तो BV इक्वल टू BE क्या होता है IE/RE, तो क्या हो जाएगा ये BV माइनस IE/RE। तो इससे क्या है प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ घट जाता है और अर्थात वोल्टेज गेन क्या है घट जाता है। और CE लगाने से क्या है AC घटक RE को बाईपास करके CE के पास हो जाते हैं। तो हमने जो एमीटर CE लगाया तो इससे क्या है ये पास हो जाते हैं और AC घटक RE को बाईपास करके CE के पास हो जाते हैं। इससे क्या है RE के से केवल जो है हमारी इससे केवल DC ही पास होती है। यदि हम CE जो इनपुट है इसके इनपुट सिग्नल की न्यूनतम आवृत्ति को हम आसानी से ये पास कर देता है। तो क्या रहता है उच्च आवृत्तियों पर भी ये आसानी से पास हो जाएंगी, क्योंकि जैसे XC इजकल टू 1/2 पाई FC। तो CE के मान का चुनाव इस प्रकार हम करते हैं कि जिससे न्यूनतम आवृत्ति पर इसका प्रतिघात एमीटर प्रतिरोध जो हमारा रहता है XCE और RE की तुलना में काफ़ी कम हो। अब व्यवहारिक तौर पर जो न्यूनतम आवृत्ति है वो XCE का मान हमारे जो है RE के 10वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हमारी न्यूनतम आवृत्ति रहती है XCE वो हमारी स्मॉलर देन इक्वल टू रहनी चाहिए RE/10 के। तो इस तरीके से जो आउटपुट पर जो प्रतिरोध संयोजित हो उसे हम RE से प्रदर्शित करते हैं। और जो अधिकांश प्रवर्धन के चरण रहते हैं स्टेज रहती हैं उनमें इसे RL द्वारा अगले स्टेज का इनपुट प्रतिरोध प्रकट किया जाता है। तो जो हमारा ये RL है इसके द्वारा क्या है अगले स्टेज का इनपुट
रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो इसमें यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स थे उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि आखिर इसकी वर्किंग क्या रहती है। इसकी वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो जो हमारा ये फिगर है इसमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फिगर्स दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, 2 स्टेजें हैं। एक स्टेज हमारी ये हो गई और एक स्टेज इसके आगे हमने कनेक्ट की हुई है इस कपलिंग कैपेसिटर के जरिए। तो इसमें प्रवर्धक को 2 स्टेज अर्थात 2 ट्रांजिस्टर हैं। तो इसमें जो पहले स्टेज में कलेक्टर पर प्राप्त जो सिग्नल रहता है, ये जो सिग्नल है ये इस स्टेज का क्या है, इसको हम क्या है अगली स्टेज के बेस पर एक कपलिंग कैपेसिटर द्वारा प्रदान करते हैं। तो इस साथ जो हमारा सिग्नल आया इसको हम क्या कर रहे हैं, एक अगली स्टेज पर कपलिंग कैपेसिटर द्वारा प्रदान करते हैं। ये क्या है, दूसरी स्टेज के लिए इस स्टेज का जो है आउटपुट सिग्नल भी है। तो इस तरीके से तो ये क्या है, इस स्टेज का आउटपुट सिग्नल है और अगली स्टेज के लिए ये इनपुट सिग्नल है। तो अगली स्टेज के ये बेस पर, ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा क्या है। तो जो अगले स्टेज के बेस पर ये क्या होता है, एक कपलिंग संधारित्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये कपलिंग संधारित्र हमारा ये रहा, अर्थात जो हमारा दोनों स्टेजों के मध्य में ये लगाया जाता है, इसको हम कपलिंग संधारित्र कहते हैं। तो इस प्रकार यदि हम 2 से अधिक स्टेज वाला प्रवर्धक होता है तो उसमें हम एक संधारित्र लगाया गया है, जिसको हम क्या है कपलिंग संधारित्र कहते हैं। और यदि 2 से अधिक स्टेज रहती हैं तो हम 2 स्टेजों के मध्य में एक कपलिंग संधारित्र को यूज करते हैं। जब एसी सिग्नल को पहले स्टेज की बेस पर अप्लाई किया जाता है, अर्थात जो हमारा पहला स्टेज है यह बेस ये है, तो जब पहले स्टेज की बेस पर अप्लाई किया जाता है तो यह प्रवर्धित होकर कलेक्टर प्रतिरोध आरसी पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके जब क्या है ये प्रवर्धित होकर क्या है हमारे लिए आरसी पर प्राप्त होगा, और आरसी पर प्राप्त होने के बाद क्या है ये इस प्रवर्धित सिग्नल को और अधिक प्रवर्धित करने के लिए क्या है हम इसे अगले स्टेज के बेस पर, जो ये हमारा अगला स्टेज है, अगले स्टेज के बेस पर एक युग्मन संधारित्र के माध्यम से दे देते हैं। तो इस प्रकार जो दूसरा स्टेज का सिग्नल रहता है इसको अगले स्टेज के बेस पर एक युग्मन संधारित्र के माध्यम से हम दे देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये दूसरे स्टेज के सिग्नल को हम और अधिक प्रवर्धित ये कर देगा। तो इस तरीके से जब ये यहाँ से क्या है और अधिक प्रवर्धित होकर हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम और स्टेजें यूज करते हैं तो ये और स्टेजें यूज होकर क्या इस सिग्नल को और अधिक प्रवर्धित कर देगा, अर्थात एम्पलीफाई कर देगा। तो इस तरीके से तो इस तरीके से इस प्रकार जो कई स्टेजेस रहती हैं इनको प्रयोग में लाकर हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। जो हमारा बहुचरण आरसी प्रवर्धक रहता है इसमें बाइपोलर जंक्शन बीजेटी के अतिरिक्त फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, अर्थात हम बीजेटी के अलावा हम एफईटी का भी यूज, ये हमारा एफईटी का यूज करके आरसी युग्मित द्विचरण प्रवर्धक है जिसमें हमने एफईटी का यूज किया है। एफईटी हमारा बीजेटी की अपेक्षा छोटा और हल्का होता है और बीजेटी की अपेक्षा इसका जो इनपुट प्रतिरोध रहता है वह भी क्या है अधिक प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है टू फाइंड वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, अर्थात हमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन ज्ञात करना है, अर्थात आरसी युग्मित प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ ज्ञात करना है। तो एसी वोल्टेज लाभ ज्ञात करने के लिए हम आरसी युग्मित प्रवर्धक का तुल्य परिपथ खींचेंगे। यह परिपथ खींचने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आगे हम दिखा रहे हैं। तो ये आरसी युग्मित प्रवर्धक है
तो ऊपर हमारा ये आरसी युग्मित प्रवर्धक है और नीचे हमारा एसी तुल्य सर्किट दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो ये सर्किट्स हैं इनमें हमें परिपथ खींचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे पहला है कि सभी युग्मन संधारित्र तथा बाईपास संधारित्र को हमें क्या है शॉर्ट सर्किट करना होगा, अर्थात जितने भी कपलिंग कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर हैं उनको हम क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं। हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर है ये, और ये बाईपास कैपेसिटर है, ये बाईपास कैपेसिटर है। तो इनको हम देख रहे हैं कि सर्किट में हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं। ये हमने करा यहाँ पर करा, तो ये हमने क्या किया हुआ है शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। और ये इस तरीके से है, ये है, तो ये भी हमने क्या किए हुए शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। तो हम जितने भी हमारे कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर रहते हैं इनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो डीसी पावर सप्लाई रहती है उसको भी हम लघु परिपथ अर्थात शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। और एसी तुल्य सर्किट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बीसीसी को भी क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिसके कारण जो बिंदु 1 रहता है हमारा, जो यहाँ पर बिंदु पॉइंट 1 दे रहे हैं हमारे फिगर में, इस फिगर को आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो बिंदु 1 है ये क्या हो जाएगा अर्थिंग हो जाएगा, अर्थात भू योजित हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होके क्या ये अर्थिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे बीसीसी और हमने क्या किया बीसीसी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसलिए जो R1 और R2 हैं हमारे, ये R1 और R2 हैं, ये दोनों बेस तथा भू के बीच दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे हम R1 और R2 को शो कर रहे हैं, तो वो हम बेस के बीच में और ग्राउंड के बीच में इन्हें शो कर रहे हैं, जैसा कि ये फिगर में शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो बिंदु 1 है इसके ग्राउंड हो जाने के कारण क्या है जो हमारा RC1 है, जो C1 है ये, तो ये C1 को और ग्राउंड के बीच में शो कर रहे हैं। जो C1 को है इसको हम C1 और ग्राउंड के बीच में शो कर रहे हैं, जो ये हमारा RC1 रहा, ये हमारा RC1 रहा। तो इस RC1 को हम किसके ग्राउंड और C1 के बीच में शो कर रहे हैं। इसी कारण जो RC2 है ये हमारा RC2 है, यहाँ पर RC2 ये है, तो इसको भी हम क्या है C2 और ग्राउंड के बीच में हम शो कर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो संधारित्र रहते हैं इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। और RE के समांतर जो है हमारा, जो RE के समांतर ये रह रहा है, तो यहाँ इसमें आपका RE है, तो जो ये RE के समांतर रह रहा है CE होने के कारण क्या है CE को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये E2 पॉइंट है, तो RE समांतर है, इसे हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया, अर्थात लघु परिपथ कर दिया। CU को शॉर्ट परिपथ जब हमने क्या किया CE को ये शॉर्ट सर्किट किया, तो RE को हमने क्या है परिपथ में नहीं दिखाया है। यहाँ पर क्या है सिर्फ E2 पॉइंट हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ E2 पॉइंट को शो कर रहे हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट मतलब जो हमारा CE था उसको नहीं दिखा रहे, ना RE को हम शो कर रहे हैं। तो किसी प्रतिरोध के समांतर में जब लघुपतित अर्थात शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध रहता है वो क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, और दोनों एमीटर क्या है हमारे भू संपर्कित हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है ये दोनों क्या है भू संपर्कित हो गए हैं। तो इस तरीके से जो प्रतिरोध है RE का वो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसका अगर हम कॉम्बिनेशन करके फिगर देखें तो उसका फिगर हमारे लिए मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है कि जो हमारा RE था और कैपेसिटर था ये सब हमारे क्या था शुरू में पैरेलल में थे। हमने क्या किया ये RE रहा, ये हमारा कैपेसिटर रहा, तो ये इस तरीके से है। तो करंट जो है वो जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाने होता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाने पे क्या है लो रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करेगा, तो करंट इस तरीके से फॉलो होगा। तो
ये जब इस बात को फॉलो करेगा तो हमारा आर ई की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने इसीलिए आर ई को शॉर्ट सर्किट मतलब आर ई को ना दिखाकर एक लाइन दिखाई है जहाँ पे क्या है हमारा प्रतिरोध आर ई भी शॉर्ट सर्किट हो गया है। उनका ये है इनका ट्रांजिस्टर का एच परिमाप समतुल्य। तो यह लगभग जो मॉडल है लगभग होने के कारण इसमें एस सी और एच आर ई को नगण्य माना जाता है। तो जो हमारा एस सी और एच आर ई ने नेगलेक्ट माना जाता है और ट्रांजिस्टर को हाइब्रिड मॉडल से रिप्लेस किया जाता है। तो जब हम इन्हें रिप्लेस करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा R1 और R2 है वो समांतर में है। तो जो हमारा R1 और R2 है वो समांतर में है। तो जो हमारा है RAC2 इक्वल टू RC2 पैरेलल RL, तो RC2 इंटू RL अपॉन RC2 प्लस RL, जहाँ RAC2 दूसरे स्टेज का प्रत्यावर्ती भार प्रतिरोध है और द्विपद स्टेज प्रवर्धक की अगर बात करें तो कुल लब्धि ज्ञात करने के लिए प्रत्येक स्टेज की लब्धि का मान अलग अलग ज्ञात करेंगे और पहले दूसरे स्टेज की लब्धि का लाभ ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से जो एकल स्टेज वोल्टेज प्रवृत्ता रहती है इसका वोल्टेज लाभ जो होता है वो AVI इक्वल टू HFE इंटू RAC अपॉन HIE होता है। इसी कारण जो दूसरे स्टेज का लाभ है वो क्या हो जाएगा, AV2 HFE इंटू RAC अपॉन HIE हो जाएगा। अब पहले स्टेज का लाभ AVI ज्ञात करने के लिए हम RAC1 ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहले स्टेज का लाभ है उसमें हमने RAC1 ज्ञात करना है। तो चित्र को ध्यान से देखने पे पता लगता है कि पहले स्टेज का AC भार प्रतिरोध 3 प्रतिरोधों के समांतर संयुक्त रूप से है और ये तीनों प्रतिरोध हमारे क्या हैं, RC1, RB और HIE हैं। अर्थात जो हमारा RAC1 है वो RC1 किसके पैरेलल में, RB के और HIE के। तो इस तरीके से जो हमारा 2 स्टेज एम्पलीफायर है इसका कुल लाभ जो होगा वो A1 इंटू A2 होगा। तो यहाँ पर AV1 का मान पहले प्रवर्धक के व्यक्तिगत लाभ से कुछ कम होता है। इसका कारण यह है कि जो हमारा RC1 रहता है तो RC1 के समांतर में दूसरे स्टेज का निवेश प्रतिबाधा HIE और बेस प्रतिरोध क्या है, RB आ जाता है, जिससे उसके RAC1 का मान कम हो जाता है। तो यदि दो प्रवर्धक कपलिंग किए जाते हैं तो दूसरे स्टेज की इनपुट प्रतिबाधा पहले स्टेज की लोड प्रतिबाधा के समांतर में आ जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे प्रथम स्टेज का प्रभावी लोड प्रतिरोध कम हो जाता है और प्रथम स्टेज का वोल्टेज लाभ भी क्या है, कम हो जाता है। इसको हम लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर। तो ये हमारा RC युग्मित या RC कपल्ड प्रवर्धक का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र है, यह फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है RC कपल्ड एम्पलीफायर का। तो RC कपल्ड एम्पलीफायर का इसे हम आवृत्ति अनुक्रिया वक्र शो कर रहे हैं। तो RC युग्मित प्रवर्धक के आवृत्ति अनुक्रिया वक्र को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला निम्न रेंज लो फ्रिक्वेंसी रेंज, दूसरा मध्य आवृत्ति रेंज मिड फ्रिक्वेंसी रेंज, तीसरा उच्च आवृत्ति रेंज हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। तो ये इस तरीके से ये हमारे 3 रेंज में होते हैं। तो ये सारे इसमें रेंज दिए गए हैं। ये हमारा लो फ्रिक्वेंसी रेंज, ये हाई फ्रिक्वेंसी रेंज और ये हमारा मिड फ्रिक्वेंसी रेंज कहलाता है। तो इस तरीके से जो RC प्रवर्धक का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र को हम देखते हैं तो देखने से पता चलता है कि जो वोल्टेज लाभ है वो क्या है, निश्चित रेंज में रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो वोल्टेज लाभ है वो निश्चित रेंज में रहता है, अर्थात मध्य अवधि रेंज में रहता है। जो ये मिड फ्रिक्वेंसी रेंज है इसमें रहता है और इस रेंज के लिए नियत ही रहता है। तो इस रेंज में जो वोल्टेज लाभ रहता है इस वोल्टेज लाभ को मिड फ्रिक्वेंसी गेन या ए मिड भी कहते हैं। और कम आवृत्ति पर अर्थात निम्न आवृत्ति परास पर, लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज पर तथा बहुत अधिक आवृत्ति परास पर या उच्च आवृत्ति परास पर जो वोल्टा लाभ होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मध्य आवृत्ति रेंज जो कि लगभग 50 हर्ट्ज है, हमारी जो मध्य आवृत्ति रेंज है वो क्या है, लगभग 50 हर्ट्ज है और 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के तक होती है, जो कि होती है जिसमें
वोल्टेज लाभ क्या है, नियत रहता है हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र है। तो इस तरीके से इसका जो मिडिल फ्रिक्वेंसी रेंज है इसमें ये सेम ही रहता है। अब हम बात करते हैं निम्न आवृत्ति पर वोल्टेज लाभ कम होने के कारण, कि आखिर जो निम्न आवृत्ति है उस पर वोल्टेज लाभ कम होने का क्या कारण है। तो वाई डज द वोल्टेज गेन फॉल्स एट लो फ्रिक्वेंसी, निम्न आवृत्ति पर वोल्टेज लाभ कम होने के कारण। तो हम जानते हैं कि जो XC होता है 1/ωc होता है, इक्वल टू 1/2πfc। तो निम्न आवृत्ति रेंज पर जो गेन है उसके कम होने के मुख्यतः दो कारण रहते हैं। तो जो हमारा RC युग्मित प्रवर्धक रहता है या RC कपल्ड एम्पलीफायर रहता है, इसमें दो स्टेजों को जोड़ने के लिए संधारित्र हम CC अर्थात कपलिंग कैपेसिटर CC का यूज करते हैं। तो मध्य आवृत्ति रेंज में अर्थात जो आवृत्ति अधिक होने के कारण जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर रहता है इसका प्रतिघात क्या होता है, कम होता है और हम इसे शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं। लेकिन जो निम्न आवृत्ति रेंज है इसमें आवृत्ति का मान इतना कम होता है जिसके कारण जो क्या है, प्रतिघात अत्यधिक हो जाता है और जो युग्मन संधारित्र है इसके प्रतिघात अधिक होने के कारण क्या है, उस पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। इससे सिग्नल का लॉस होने लगता है और लाभ घट जाता है। तो इस प्रकार यदि इनपुट पर DC सिग्नल दिया जाता है तो क्या होता है, प्रतिघात अनंत हो जाता है, क्योंकि जो डिक्शनरी सिग्नल रहती है इसकी आवृत्ति शून्य होती है और आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा इसके कारण। तो इस प्रकार से जो आवृत्ति रहती है उस आवृत्ति को निम्न आवृत्ति रेंज में कम करने पर क्या है, आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज लाभ कम होने लगते हैं। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि जो एमीटर रहता है ये संधारित्र CE का कार्य एमीटर धारा से जो AC घटक होते हैं उनको बाईपास करना होता है। तो यदि सिग्नल की आवृत्ति जो है मध्य परास में अर्थात मिड फ्रिक्वेंसी में होती है तो CE का जो प्रतिघात है, जो CE का प्रतिघात है वो 1/2πfc कम हो जाता है और यह क्या है, AC को बाईपास कर देता है। लेकिन यदि जो सिग्नल रहती है इसकी आवृत्ति निम्न फ्रिक्वेंसी रेंज में है तो क्या होता है, जो CE का प्रतिघात है वो बढ़ जाने से वह AC घटकों को पूरी तरह से बाईपास नहीं कर पाएगा। अर्थात जो AC घटक का कुछ भाग रहता है वह एमीटर प्रतिरोध RE से क्या प्रभावित होने लगता है। तो इस कारण जो प्रवर्धक का शुद्ध गेन है अर्थात नेट गेन है वो कम हो जाएगा और इस प्रक्रिया को क्या ऋणात्मक धारा फीडबैक या नेगेटिव करंट फीडबैक भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये कारण थे दोनों हमारे जो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक धारा फीडबैक भी कहते हैं। तो मतलब ये जो कारण थे जिसके कारण क्या वोल्टेज लाभ कम होता है। एक तो जो हमारा RC कपल्ड मतलब एक तो मतलब कि जो ये लो फ्रिक्वेंसी रेंज